स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल HK4CD में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर क्लास 11th के मॉडल पेपर 1 जियोग्राफी का आंसर की करने वाले हैं और साथ में मैं इस सारे प्रश्नों का एक्सप्लेन भी करने की कोशिश करूंगा ताकि कोई भी डाउट ना रहे आपको। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल में प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो की नई नई नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को और बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले डिटेल से आपको मैं समझा देता हूँ कि कितने प्रश्न रहेंगे, पर के कितने मार्क दिए जाएंगे और नेगेटिव मार्क है कि नहीं। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में कि आपके कुल प्रश्न रहेंगे 40 और सभी के उत्तरों का देना अनिवार्य होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया, यानी अगर आप एक राइट आंसर देते हैं तो 1 अंक आपको प्राप्त होंगे। प्रत्येक के 4 ऑप्शन मिलेंगे A, B, C, D के रूप में। आपको चारों में से सही विकल्प को चुनना है और अपने आंसर को ओमार शीट के पेपर पर अंकित करना है। अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं कटेगा आपका। तो चलिए पढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, पृथ्वी का आकार का संबंध निम्नलिखित से किससे है। यहाँ पर जो पृथ्वी का आकार है वो इनमें से किसके आकार से संबंध रखता है। तो जाहिर सी बात है इसका आंसर हो जाएगा आपका नारंगी। नारंगी हमारा जो पृथ्वी का आकार है वो नारंगी के आकार का है, नारंगी के आकार का। तो इसका राइट आंसर होगा नारंगी। और ये साबित किए थे हमारे न्यूटन जी ने, पृथ्वी के आकार को नारंगी के रूप में आकार का है, ये साबित किए थे आपके हमारे जो साइंटिस्ट हैं आइजक न्यूटन जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक या क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। ठीक है ना। तो ये कथन किसने कहा था, ये जो कथन है ये कौन से वैज्ञानिकों के द्वारा कहा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्ल रिटन। कार्ल रिटन है जो इन्होंने ये कथन कहा था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्ल रिटन जी थे जो इन्होंने ये शब्द कहा था। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा अब कार्ल रिटन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग पहली बार किया था। भूगोल शब्द जो है उसका प्रयोग सबसे पहले कौन से विद्वानों ने किया था, उनमें से कौन है, इन चारों में से उनका नाम ये आपको बताना है। तो आपको जाहिर सी बात है भूगोल के चैप्टर खोलते ही आपको पहले इसी के बारे में इंट्रोडक्शन मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इराटोस्थेनीज। इराटोस्थेनीज जो थे भूगोल शब्द का सबसे पहले उपयोग किए थे और भूगोल का विद्वान भी उन्हीं को जाना जाता है इसी की वजह से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में एक प्रारंभिक एवं लोकप्रिय मत ज्वारी परिकल्पना किस विद्वान द्वारा दिया गया। ज्वारी परिकल्पना किस विद्वान द्वारा दिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जेम्स जीन्स तो थे आप हमारे ज्वारी परिक्रमा के ऊपर एक परिकल्पना दिया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जेम्स जीन्स जिन्होंने द्वारी परिक्रमा के ऊपर क्या दिया था, परिकल्पना किया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंध सर्वमान्य सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन है। ऑप्शन क में आपको मिल रहा निहारिका परिकल्पना, दैतिक सिद्धांत, स्थिर अवस्था संकल्पना, बिग बैंग सिद्धांत। तो इसका हो जाएगा बिग बैंग सिद्धांत। तो राइट आंसर हो जाएगा बिग बैंग सिद्धांत। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी बिग बैंग सिद्धांत। सो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश वर्ष क्या मापने की इकाई है। खगोलीय दूरी, स्थल पर दूरी, समय मापने की दूरी या फिर प्रकाश की गति। ठीक है ना, अधिकतर बच्चे क्या करते हैं प्रकाश की गति पर ही टिक मार देते हैं, जबकि ये रॉन्ग आंसर है। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, खगोलीय दूरी। प्रकाश वर्ष से हम मापते हैं खगोलीय दूरी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
ए खोगली दूरी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं आगे हम। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। वर्तमान में सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? वर्तमान में जो है सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? तो वर्तमान में सौरमंडल में हमारे ग्रह हैं 6, 8, 10 या 12। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8, ठीक है ना। वर्तमान में सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? तो अभी हैं हमारे पास 8, यानी ग्रहों की क्या है? तो शुक्र, बुध, बृहस्पति, शनि और आपका हो गया यूनियस, वरुण, नेपन्यूस। इस प्रकार कुल मिला के अभी आपके पास जो सौरमंडल हैं वो हैं 8, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8 ग्रह हैं वर्तमान में हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। भूतल पर वो बिंदु जो भूकंप के उद्गम केंद्र से समाप्तम होता है। भूतल पर वो बिंदु जो भूकंप के उद्गम केंद्र के समाप्त होता है, यानी भूकंप के उद्गम केंद्र के समीप वाले बिंदु को क्या कहा जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका, दे रखा है यहाँ पे भूकंपीय केंद्र, अधिकेंद्रीय, अभिलेखीय केंद्र, भूकंपीय उद्गम केंद्र, ठीक है। तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिकेंद्रीय बल, जो भूकंपीय उद्गम केंद्र के क्या होता है? समीप होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सुनामी से सर्वाधिक क्षति किस क्षेत्र में होता है? यानी सुनामी जो होता है उससे सबसे ज़्यादा क्षति किस क्षेत्र में पहुंचता है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है आपका। ऑप्शन ए है समुद्र तटीय भाग, समुद्र के आंतरिक भाग यानी समुद्र के अंदर, और ऑप्शन सी स्थल के आंतरिक भाग या फिर पर्वतीय भाग, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थल के आंतरिक भाग। स्थल के आंतरिक भाग यानी हमारे ज़मीन के आंतरिक भाग। अगर पेड़ पौधे ऊपर में कट जाएं सतह पे तो आंतरिक स्थल या फिर ना कटे फिर भी स्थल में ही अधिक क्षति होता है सुनामी की वजह से। तो इसका राइट आंसर होगा सी, स्थल के आंतरिक भाग, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। भूपृष्ठ में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? यानी हमारे जो पृथ्वी के सतह पर कौन सा तत्व है जिसका सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है? पहला ऑप्शन है आपका निकेल, लोहा, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो अब जाहिर सी बात है तत्व बोला तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हो नहीं सकते क्योंकि ये गैस हैं, ठीक है ना। तो निकेल और लोहा दोनों में ही आपका आंसर छिपा हुआ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा निकेल। क्या हो जाएगा? निकेल। तो पृथ्वी के सतह में या फिर भूपृष्ठ के सर्वाधिक सतह में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व जो है वो है निकेल, ठीक है। राइट आंसर निकेल, ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है? यानी भूगर्भ गर्म, ध्यान रखिएगा भूगर्म बोला यानी भूमि के आंतरिक हिस्से में जो गर्म है उसका जानकारी हमें कैसे मिलता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है आपका, चलिए पहला प्रश्न है आपका, भूकंपीय तरंगे, गुरुत्वाकर्षण बल इससे कोई संबंध नहीं है, ठीक है ना। पृथ्वी का चुंबकत्व इससे भी कोई संबंध नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्वालामुखी। ज्वालामुखी से हमें पता चलता है भूगर्भ की जानकारियाँ। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्वालामुखी, ठीक है। अगले प्रश्न हमारा है, महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत 1952 में किसने प्रस्तावित किया था? महाद्वीप विस्थापन जो सिद्धांत है 1952 में प्रस्तावित किया गया था और ये किसके द्वारा किया गया था ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए हमारा दिया हुआ अल्फ्रेड वेगनर, मॉर्गन हेरियस, बुलाट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर जो थे उन्होंने 1912 में महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत का प्रस्तावित किया था, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, अल्फ्रेड वेगनर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी की उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है? सक्रिय, ठीक है ना, ज़्यादा एक्टिवेट वाला ज्वालामुखी, ठीक है ना।
तो सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी जो होता है वो होता है आपका फ्यूजियामा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्यूजिमिया, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है रिंग ऑफ फायर, बड़ा ही फेमस सवाल है, प्रत्येक बार पूछा जाता है, ठीक है। रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है? ये जो रिंग ऑफ फायर है किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर, ऑप्शन बी उत्तरी अंटार्कटिका महासागर, ऑप्शन सी दक्षिण अंटार्कटिक महासागर और ऑप्शन डी प्रशांत महासागर, ठीक है। तो आपका जो रिंग ऑफ फायर है वो होता है प्रशांत महासागर में स्थित, ठीक है। याद रखिएगा, रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर, राइट आंसर ऑप्शन डी प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। प्लेट वितरण सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थल भाग मुख्यतः कितने प्लेटों में विभक्त है? प्लेट वितरण सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थल भाग मुख्यतः कितने प्लेटों में विभक्त है, ठीक है। आपका प्लेट वितरण सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थल भाग मुख्यतः कितने प्लेटों में विभक्त है, यानी पृथ्वी का जो भाग है वो कितने प्लेटों में विभक्त किया गया, नहीं बांटा गया, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया है 5, ऑप्शन बी में दिया 6 और ऑप्शन सी में दिया 7 और ऑप्शन डी में दिया 8, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी 7 प्लेटों में पृथ्वी के स्थल भाग को क्या किया गया, बांटा गया, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस सागर से हुई है? ये जो हमारा हिमालय पर्वत है उसका उत्पत्ति किस सागर से हुई है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कौन से ऑप्शन इसका होगा। काला सागर ऑप्शन ए में दिया हुआ, ऑप्शन बी एजियन सागर, टेथिन सागर और पीला सागर। तो इसका राइट आंसर जो हमारा है वो है टेथिस सागर। टेथिस सागर से ही हमारा हिमालय पर्वत का क्या हुआ, उत्पत्ति हुआ, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 17। चूना पत्थर किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है? ये जो चूना पत्थर जो है वो किस प्रकार के चट्टानों का उदाहरण है, यानी चूना पत्थर जो हमारा बनता है वो किन में से चट्टानों में से बनता है? चल देखते हैं। पहला प्रश्न है कुछ ऑप्शन दिया हुआ, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान या फिर इनमें से कोई नहीं है, ठीक है ना। तो जो हमारा चूना पत्थर है वो अवसादी चट्टान से बनते हैं, किससे? अवसाद, ठीक है ना, अवसाद, ठीक है, जाहिर सी बात है। तो चूना पत्थर है वो अवसादी चट्टानों से निर्माण होता है, बनता है या फिर उत्पन्न होता है, जो आपको बोल सकते हैं आपके अनुसार, ठीक है। तो इसका राइट होगा ऑप्शन बी अवसादी चट्टान। अगला प्रश्न हमारा है खनिज तेल मुख्यतः किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? खनिज तेल मुख्यतः किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है, ठीक है। आग्नेय सेल ऑप्शन ए में आपका दिया है आग्नेय सेल, ऑप्शन बी अवसादी सेल और ऑप्शन सी कैंट्रिक सेल या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जो खनिज तेल पाया जाता है वो हमारा पाया जाता है आग्नेय सेल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आग्नेय सेल। तो खनिज तेल हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? आग्नेय सेल से प्राप्त करते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 19। भूखलन सामान्यतः किस क्षेत्र में देखने को मिलता है? यानी सामान्य रूप से भूखलन जो होता है वो किस क्षेत्र में देखने को हमें मिलता है, ठीक है। तो चलिए इसके क्वेश्चन का जो है ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं हम। क्या क्या ऑप्शन दे रखा है? तो हमारा पहला ऑप्शन है पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, ऑप्शन सी पठारी क्षेत्र, फिर मरुस्थल क्षेत्र, ठीक है ना। तो भूखलन सामान्य रूप से उस क्षेत्र में होता है जहाँ पे क्या हो, भूमि ढीला हो, भूमि के ऊपर पेड़ पौधे ना हो, सड़क हट जाए, इमारतें कम रहती है और ऊपर में जल का जमाव, पेड़ पौधे घास वगैरह नहीं हो, तो वो स्थल क्या हो जाती है? मरुस्थल। और वैसे स्थल
में मजबूतियाँ बहुत ही कम होती है और उसमें अधिकांश भूस्खलन जैसी घटना को देखा जा सकता है। ठीक है ना, तो इसका राइट हो जाएगा मरुस्थल क्षेत्र। मरुस्थल क्षेत्र में हमें भूस्खलन की जैसी घटना सामान्यतः रूप से देखने को मिलती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 20। निम्नलिखित से कौन सी एक अनुक्रमिक प्रक्रिया, निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है। ठीक है ना, तो इसका राइट हो जाएगा अपर्दन। क्या रे, अपर्दन। ठीक है, अपर्दन। अपर्दन, अपर्दन जो है एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 21। वायुमंडल के कुछ द्रव्यमान का 90% गैस पृथ्वी की सतह से कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है। यानी वायुमंडल वायुमंडल के कुल द्रव्यमान का 99% गैस पृथ्वी की सतह से कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो इसका राइट होगा आपका ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए में आपको दिया हुआ 16 किलोमीटर, ऑप्शन बी में दिया 32 किलोमीटर और ऑप्शन सी में दिया 64 किलोमीटर, ऑप्शन डी 120 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा हुआ है 32 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। 32 किलोमीटर के अंदर ही हमारा 90% गैस जो पृथ्वी की सतह की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 22। ठीक है, 22 दिया है हमारा प्रश्न यहाँ पे। वायुयान सामान्यतः किस मंडल से गमन करते हैं। यानी हेलीकॉप्टर वगैरह, एरोप्लेन वगैरह, जितने भी प्रकार के जिस वायुमंडल हैं वायुयान हैं, ठीक है ना, वो किस मंडल से गमन करती है, यानी मंडल में गमन करती है। चल देखते हैं। पहला हमारा क्षोभ मंडल, समतल मंडल, मध्य मंडल और वायुमंडल। आप कक्षा 7 में इसके चारों के बारे में, मंडलों के बारे में डिटेल से पढ़ा होगा। ठीक है ना, कोई बात नहीं, अगर नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमें ऑप्शन से मतलब है अभी के लिए। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल जो है इसी में ही हर प्रकार की वायुयान क्या करती है, गमन करती है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न है 23। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है क्षोभ मंडल के धरातल से कितनी ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में गिरावट आती है। क्षोभ मंडल के धरातल से कितनी ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में गिरावट आती है। ठीक है ना, तो यार सी बात है, हमें इसका राइट आंसर पता ही नहीं गुरुजी। चलिए छोड़ते हैं। अभी इस प्रश्न का आंसर आप अपने टीचर से ढूंढ लीजिएगा या फिर पूछ लीजिएगा, जैसे आपकी। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला कौन सा गैस है जो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो चलिए ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। हमारा ऑप्शन ए है, दिया है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी आर्गन और ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में हमारा पाया जाता है वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है ना, 70% से एबव, यानी 70% से ज़्यादा जो मात्रा होती है वायुमंडल में वो होती है केवल नाइट्रोजन की ही। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है वायुमंडल में। बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, कई बार रिपीटेड सवालों में ही आता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 25। वायुमंडल वह वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण वायुमंडल कौन सा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया है समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा समताप मंडल। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं 26। किस मंडल में सभी मौसमी क्रियाएं घटित होती है, यानी किस मंडल में
सभी प्रकार के मौसम से संबंधित घटनाओं का घटित होता है, ठीक है ना। तो चलिए इसका ऑप्शन दिया है क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल, वायुमंडल। तो क्षोभ मंडल इसका राइट आंसर होगा। क्षोभ मंडल में सभी प्रकार की मौसमी क्रियाओं का या फिर घटनाओं का घटित होता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, क्षोभ मंडल। हमारा अगला प्रश्न है 27, किस मंडल रेडियो तरंग वापस लौटती है, यानी किस मंडल से रेडियो तरंगें वापस लौटती है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया है क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी मध्य मंडल, ऑप्शन डी वायुमंडल। तो क्षोभ मंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्षोभ मंडल से ही वापस रेडियो तरंग वापस लौट जाती है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्षोभ मंडल, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 28, वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की वास्तविक मात्रा को क्या कहा जाता है। वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की एक वास्तविक मात्रा होती है जिसको कहा जाता है सापेक्ष आर्द्रता, निक्षेप आर्द्रता, प्रदेश आर्द्रता या फिर संतृप्त आर्द्रता, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा निक्षेप आर्द्रता। वायुमंडल में जो वास्तविक मात्रा होती है जलवाष्प की उसको कहा जाता है निरपेक्ष आर्द्रता। तो ऑप्शन बी राइट आंसर, निरपेक्ष आर्द्रता। अगला प्रश्न हमारा है 29, धूम कोहरा सामान्य कहाँ बनता है। धूम कोहरा जो होता है वो सामान्य कहाँ बनता है। तो धूम कोहरा बनता है आपका पर्वत क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में, पठारी क्षेत्र में या फिर औद्योगिक क्षेत्र में, ठीक है। तो धूम कोहरा हमारा बनता है औद्योगिक क्षेत्र में, यानी धुएं वाले जितना ज़्यादा धुआं उत्पन्न होगा उतनी ज़्यादा धूम कोहरा होता है। धूम कोहरा सीधा संबंध है धुएं से। धुएं कहाँ से बनते हैं अधिकतर, औद्योगिक क्षेत्र से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र में धूम कोहरा सामान्यतः बनते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है 13, इनमें कौन सा बादल सबसे अधिक ऊंचाई पर बनती है। ये बादलों के टाइप है पाछम बादल, पंछा बादल, कपास बादल या फिर कपासी बादल भी बोल सकते हैं आप, स्तरीय बादल, वर्षा बादल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंछाब बादल। पंछाब बादल जो होते हैं सबसे ऊंचाई पर बनते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 31, सामान्य वर्षा मुख्यतः किस क्षेत्र में होता है। सामान्य वर्षा मुख्यतः किस क्षेत्र में होता है। ऑप्शन ए ध्रुवीय क्षेत्र, भूमध्य सागरीय क्षेत्र, विषुवतीय क्षेत्र या फिर मानसूनीय क्षेत्र, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विषुवतीय क्षेत्र में हमारा सामान्य वर्षा होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं 32, मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक निम्न में से कौन सा है। हमारे यानी मानव के लिए हमारे लिए महत्वपूर्ण घटक कौन सा है वायुमंडल का, ठीक है ना। तो वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक है हमारा ऑक्सीजन। हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ठीक है ना, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन। इसका राइट आंसर हो गया ऑक्सीजन। हमारा अगला प्रश्न है 33, निम्न में से वो प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल द्रव से गैस बदलता है। यानी जल का द्रव से गैस में बनने की जो प्रक्रिया है वो कौन सी है। आपको पता ही होगा जल से गैस में बदलने की प्रक्रिया को कहा जाता है संघनन, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संघनन नहीं पे है ना, संघनन। वाष्पीकरण ये जल चक्र से संबंधित है, अवक्षेपण कोई धुरोधो तक इसका कोई संबंध नहीं, वाष्पोत्सर्जन इससे कोई संबंध नहीं, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जल द्रव से सीधे गैस में बदलता उस प्रक्रिया को कहा जाता है संघनन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संघनन। हमारा अगला प्रश्न है चक्रवाती वर्षा सामान्यतः किन क्षेत्र में अधिक होता है। यानी चक्रवाती जो वर्षा होता है सामान्यतः किस क्षेत्र में अधिक होता है, ठीक है। पर्वतीय क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र या फिर तटीय क्षेत्र। चक्रवाती यानी तटीय, समुद्री तटीय क्षेत्र में चक्रवाती वर्षा अधिक होती है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चक्रवाती जो वर्षा होती है वो तटीय क्षेत्र में सामान्यतः अधिक होती है, ठीक है, तटीय होती है या फिर तटीय क्षेत्र में। अगला प्रश्न हमारा 35, भूमध्य वर्षा सामान्यतः होती है। भूमध्य वर्षा सामान्यतः होती है, ठीक है। इसका आंसर हमें पता नहीं पूरी तरह से कंफर्म कितना पाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, जब जल वाष्प
सीधे ठोस रूप में परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहते हैं? जल से सीधे ठोस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया जो है उसको क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाष्पीकरण। जल से सीधे ठोस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया कहलाती है वाष्पीकरण। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 37। जैव विद्या का संरक्षण निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? जैव विद्या का संरक्षण निम्न में से किसके लिए सब महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी जीवधारी के लिए। सभी जीवधारी के लिए जो है जैव विद्या का संरक्षण होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है 38। भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब प्रेरित किया गया? यानी भारत में जो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम है वो कब से लागू किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन ए 1962, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1989, ऑप्शन डी 1992। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1992 में भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया, ठीक है। नियम कानून बनाए गए थे 1972 में, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1972। अगला प्रश्न है हमारा 39। जिन क्षेत्र में प्रजातीय विविधता अधिक होती है उस विविधता वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? यानी जिस क्षेत्र में प्रजातियों का अलग अलग प्रकार के प्रजाति पाई जाती है और उनमें अधिकता होती है उसको क्या जाता है? तो उन्हें कहा जाता है हॉट स्पॉट। क्या कहा जाता है? हॉट स्पॉट। तो राइट आंसर ऑप्शन सी 39 का हॉट स्पॉट। अगला प्रश्न है हमारा और लास्ट प्रश्न है हमारा 40। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, ठीक है ना। ऑप्शन ए 1989, 1992, 2002, ऑप्शन डी 2010, ठीक है। तो रियो डी सम्मेलन जो हुआ था 1992 में हुआ था, ठीक है ना। 1992 में क्या हुआ था? रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1992, ठीक है।